हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं समीदा कल्प, गर्भित समीदा, अर्ध समीदा, आन्वयिक समीदा या रचनात्मक समीदा या परिस्थितिजन्य समीदा। क्वासी क्वांटेक्ट का हिंदी भावार्थ है अर्ध समीदा या गर्भित समीदा। जनरली आपने अभी तक देखा है कि जब समीदा की जाती है, कोई कॉन्टैक्ट किया जाता है, तो उसमें समीदा के एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए। एक मान्य समीदा के लिए सारे ही तत्वों का समावेश उसमें होना चाहिए, जैसे कि दो पक्षकार, दो या दो से अधिक पक्षकार, टू पार्टीज़, मोर देन टू पार्टीज़, सहमति, प्रस्ताव, स्वीकृति, स्वतंत्र सहमति, करार। ये सारी एसेंशियलिटी जब पूरी होती तो एक समीदा का निर्माण होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जिसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं अलग हट के बात कर रहे हैं कि अर्ध समीदा और गर्भित समीदा। अब ये समीदा कौन सी है? ऐसी समीदाएं जो परिस्थितिवश बन जाया करती हैं, जहाँ दो पक्षकारों का मानस समीदा करने का कहीं भी नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि उन दो व्यक्तियों के बीच में करार का निर्माण हो जाया करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ जाती है कि दो व्यक्तियों ने कोई करार नहीं किया, उन लोगों के बीच में समीदा के वेद मान्य जो तत्व हैं उनका कोई समावेश नहीं है, और यहाँ हम जितनी टेक्निकली फॉर्मेलिटीज़ है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, वो सब नहीं भी है, लेकिन फिर भी हम इसे समीदा मान रहे हैं। और वो भी ऐसी समीदा कि जिसके लिए न्यायालय में सूट फाइल करके, जुडिशरी में सूट फाइल करके रिलैक्सेशंस भी लाया जा सकता है। अब यहाँ ये बात जो उठी है कि दो पक्षों के मध्य ऐसे संबंध जो विधिक समीदा द्वारा उत्पन्न नहीं होते या जिनका निर्माण समीदा द्वारा नहीं होता, अर्थात इसमें न तो प्रस्ताव है, न स्वीकृति है, न इसमें करार है, और न ही करार के बाद की स्टेप्स हैं, न स्वतंत्र सहमति है, न पार्टी सक्षम्स हैं, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ऐसी कोई भी वैलिडिटी नहीं है, पक्षकारों के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इच्छा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशंस आई कि ये समीदाएँ बन गई। अब ऐसी समीदाओं का आधार क्या है, किस बिहाफ पे इसे पूरी तरह से हमने अपने लॉ में, बायलॉज में इसे शामिल किया है, रूल्स और रेगुलेशंस में हम इसे शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ आधार बनते हैं, जैसे कि प्राकृतिक न्याय और साम्य। पहला जो आधार बनता है कि नेचुरल जस्टिस और इक्विटी। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई सपोर्ट किया, माना नैतिकता के नाते या मॉरलिटी के नाते उसको ये सब करना था, और ये फर्ज बनता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के काम आए, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो नेचुरल जस्टिस है, जो प्राकृतिक साम्य है, प्राकृतिक न्याय और साम्य, वो ये कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई हेल्प की है, कोई मदद की है, तो डेफिनेटली वो उसकी प्रॉपर्टी से अपना वो सारा पैसा, अपना वो सारा एक्सपेंसेस लेने का हकदार है, और यदि वो सामने वाला व्यक्ति उसे ना करता है तो वो जुडिशरी में सूट फाइल भी कर सकता है। किस बिहाफ पर? अर्ध समीदा और गर्भित समीदा के बिहाफ पर। दूसरा जो आधार यहाँ बनता है परिस्थितियाँ। यहाँ पर दो पक्षकारों के बीच में ये सिचुएशंस होती है कि वहाँ पर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पूरे ही एसेंशियलिटी की, फॉर्मेलिटीज़ की एक समय ही नहीं होता। इतनी सिचुएशंस होती है कि ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि वो समीदाएं अपने आप बन जाया करती हैं। फिर बात आती है किसी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण तरीके से धनवान न होने देना। जस्टिस का ये कहना है, न्यायविदों का ये कहना है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अगर कोई हेल्प करता है, मदद करता है, कुछ एक्सपेंसेस करता है, और अगर वो सामने वाला व्यक्ति उसे वो पैसा न चुकाए, तो एक व्यक्ति तो अन्यायिक तरीके से धनवान होगा, और ये जो इस तरह से अन्यायिक तरीके से जो वो धनवान बनता है, ये चीज़ जो है वो साम्य के आधार पर उसे सामने वाले व्यक्ति से दिलवाई जाएगी। फोर्थ कंडीशन से कि अन्यायपूर्ण समृद्धि का सिद्धांत, अर्थात मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परिस्थितिवश कोई मदद कर रहा है, और वो व्यक्ति कहे कि हमने तो आपके साथ कोई करार नहीं किया और अब हम आपका एक्सपेंसेस नहीं देंगे, या आपने जो खर्च किया हमने आपसे कोई करार तो किया नहीं, सो हम देने के लिए लायबल नहीं है। तो यहाँ पर जो सामने वाला व्यक्ति है, जो दोषी है, वो अन्यायपूर्ण समृद्धि उसे मिल जाएगी। तो इन कुछ आधारों पर इस समीदा को बनाया गया और इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल किया। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसी समीदाएं और दायित्व हैं वो कितने प्रकार के हैं और कौन कौन से हैं। आइए अब उस पर बात करते हैं। फर्स्ट वन कंडीशन है असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति अकॉर्डिंग सेक्शन 68। अटेंशन करिएगा, असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति।
असमर्थ व्यक्ति यानी जो कैपेबल नहीं है, समर्थ नहीं है, जो इनकैपेबल व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के लिए, उन पर्सन्स के लिए अगर मान लीजिए किसी कैपेबल पर्सन ने कोई काम किया है, उनकी कोई मदद की है, कोई हेल्प की है, तो डेफिनेटली वो उनकी प्रॉपर्टी से वो सारा एक्सपेंसेस लेने का हकदार होगा। बेशक यहाँ पर उस कैपेबल पर्सन्स और अनकैपेबल पर्सन्स के बीच में कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, सिर्फ अकॉर्डिंग सिचुएशन ये सारा काम किया गया है। अब यहाँ ये चीज़ मायने रखती हैं कि ऐसे असमर्थ व्यक्ति कौन हैं जिन्हें हम बाय लॉस के अकॉर्डिंग उनकी मदद कर रहे हैं और उनके लिए हम इस हेड में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में हम सूट फाइल करके अपनी उसकी प्रॉपर्टी से पैसा वापस ले सकते हैं। तो यहाँ असमर्थ व्यक्तियों की बात करें तो कुछ कैटेगरीज इसमें डिफाइन की है, जैसे कि विकृत चित्त व्यक्ति, यूनिकेट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ नहीं है, सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं रखता, जिसे हम पागल, इडियट, जड़, मूड कुछ भी कह सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए किसी समर्थ व्यक्ति ने उसकी किसी नीड को पूरा किया हो, उसकी बेसिक नीड को पूरा किया हो, तो वो उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी से अपनी सारी एक्सपेंसेस को लेने का हकदार होता है। बात आती है यहाँ पर माइनर, यानी ऐसा व्यक्ति जो वयस्क नहीं है, अवयस्क व्यक्ति जिसने अभी 18 साल की एज पूरी नहीं की है। ऐसे व्यक्तियों के लिए भी अगर उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया है तो वहाँ भी उसकी प्रॉपर्टी से अपने धन को वापस लिया जा सकेगा। तीसरे कंडीशंस इसमें ड्रंकर, शराबी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत है, जिसे होशो आवाज़ नहीं है, जो सोचने समझने की सामर्थ्य खो चुका है। मान लीजिए उसकी किसी नीड को पूरा किया है तो वहाँ भी उससे उस पैसे को वापस लिया जा सकेगा। तो जैसे कि शराबी हो गया, अवयस्क हो गया, या फिर ल्यूनेटिक या कोई पागल या विकृत व्यक्ति हो गया, या बेहोशी की स्थिति में पड़ा हुआ कोई व्यक्ति है और उसे हॉस्पिटलाइज किया या उसकी किसी नीड को पूरा किया है, तो ये सारा एक्सपेंसेस जिस व्यक्ति ने उसे हेल्प की है वो उसकी प्रॉपर्टी से लेने का हकदार है। और अगर वो न दे, वो यह कहे कि मैंने आपके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया है, तो वहाँ पर परिस्थिति जन्य कॉन्टैक्ट, क्वासी कॉन्टैक्ट और संविदा कल्प के नाते वो अपने पैसे को लेने का हकदार होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि असमर्थ व्यक्ति की आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं। जितना आवश्यकताओं की हम बात करें तो यहाँ पर बेसिक नीड और लग्जरीज दो प्रकार की हम लोग एसेंशियलिटी देखते हैं, नेसेसिटी देखते हैं। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले जितने लीडिंग केसेस जो हमने अभी तक देखे हैं, मीनवाइल जो भी न्यायविद ने, जस्टिस ने जो लीडिंग केसेस में अभिव्यक्त किया है, तो उन्होंने कैटेगरी डिसाइड की है कि जब किसी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं यानी उसकी बेसिक नीड को पूरा किया जाता है तो वे सभी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए जिस व्यक्ति ने मदद की वो अपना हर्जाना लेने का हकदार होगा। अब यहाँ अगर हम बेसिक नीड की बात करें तो वहाँ रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, हेल्थ, एजुकेशन, ये ऐसी नीड है, ऐसी आवश्यकताएं हैं जिसके बिना एक व्यक्ति अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है। और अगर हम लग्जरीज़ की बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर नहीं भी है तो एक व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकेगा, जैसे कि एसी हो गया, 4 व्हीलर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं वे लग्जरीज़ में आती है। अगर न भी मिली तो एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरी तरह से निभा सकेगा। तो यहाँ जो ये नीड को पूरा किया है, अब इसमें मान लीजिए किसी अवयस्क व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति ने उस पर कोई केस चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है और पैरवी के लिए उसने कोई पैसा खर्च किया, या मान लीजिए उसकी कोई प्रॉपर्टी जो रेवेन्यू के बकाया में जा रही है, जिसके लिए एडवर्टाइज़ किया है गवर्नमेंट ने, उस प्रॉपर्टी को छुड़वाने के लिए अगर उसने कोई एक्सपेंसेस किया है, या अवयस्क के माता पिता की अंत्येष्टि के लिए कोई खर्च किया है, या फिर मान लीजिए उस अवयस्क व्यक्ति या माइनर पर्सन्स पर कोई क्रिमिनल केसेस हैं और वहाँ पर उसकी रक्षा करने के लिए कोई एक्सपेंसेस किया, तो ये सारे कंडीशन में वो सारा धन जो किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके लिए खर्च किया है वो उसकी प्रॉपर्टी से लेने का पूरी तरह से हकदार है। किस हेड में? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। सेकंड कंडीशन, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान। सेक्शन 69, अटेंशन करिएगा, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान यानी एक इंटरेस्टेड पर्सन जो किसी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रख रहा है, हालांकि वो स्वयं जिम्मेदार नहीं है कि वो कोई भुगतान करे या किसी रिकवरी को उसे देने के लिए बाउंड किया गया है, लेकिन उसने किसी और के लिए ऐसे भुगतान को किया, ऐसे पेमेंट को किया है, तो वो उस अन्य व्यक्ति से उस पेमेंट को लेने का हकदार होगा, बशर्ते
ऐसी बाउंडेशन लॉ के द्वारा, बायलॉज के द्वारा इम्पोज की गई हो और वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हो और उसने किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से भुगतान किया हो। अब देखिए ये सिचुएशन कब आ सकती है। मान लीजिए अजय ने विजय की प्रॉपर्टी को पट्टे पर लिया है, लीज पर लिया हुआ है, और विजय की प्रॉपर्टी पर रेवेन्यू बकाया है। और आप और हम सब जानते हैं कि अगर रेवेन्यू बकाया होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिकवरी आती है, अगर वो पेमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट के द्वारा उसका एडवर्टाइज़ कर दिया जाता है उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करने के लिए। अब यहाँ अजय जो पट्टे के लिए उस भूमि को ले चुका है 5 साल के लिए, उसका इंटरेस्ट क्या है कि अगर वो पेमेंट को नहीं चुकाता है तो वो प्रॉपर्टी सेल आउट हो जाएगी, पट्टा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अजय सोचता है कि मेरा भी इंटरेस्ट है, मैं इस प्रॉपर्टी का पट्टा लिए हुए हूँ, 5 साल मुझे इसको यूटिलाइज़ करना है, तो क्यों ना विजय की तरफ से मैं पेमेंट कर देता हूँ ताकि गवर्नमेंट उसे सेल आउट ना करे। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट अजय ने विजय की तरफ से किया, यानी उस प्रॉपर्टी का लैंडलॉर्ड कौन है? विजय है। और विजय के लिए भुगतान कौन कर रहा है? अजय। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टेड है और उसने उसकी प्रॉपर्टी को पट्टे पर ले रखा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशंस जो आ रही है निकल के कि मान लीजिए जब अजय विजय से कहता है कि मुझे आप पेमेंट कीजिए, मैंने आपकी रिकवरी का जो भुगतान था रेवेन्यू का वो मैंने किया है। विजय कहता है क्या मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा पेमेंट करिए या आप मेरी तरफ से किसी भुगतान को करिए, या बाउंड थोड़ी थे जो आपने पेमेंट मुझसे बिना पूछे किया, कि हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है तो मैं आपकी पेमेंट नहीं दूंगा। इस सिचुएशंस में अकॉर्डिंग सेक्शन 69 अजय के पास जुडिशरी में सूट फाइल करने का इस हेड में ऑप्शन होता है और वो विजय से रेवेन्यू का जितना भी पैसा उसने चुकाया है ले सकेगा। अब देखिए यहाँ कोई संविदा की आवश्यक तत्व नहीं है, कोई तकनीकी औपचारिकता नहीं है। सूट फाइल करना मतलब कि जो संविदा के आवश्यक तत्व है कोई तत्व ही नहीं है, लेकिन फिर भी संविदा का निर्माण हो रहा है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियाँ, सिचुएशन ऐसी हैं कि वो संविदा को बना रही है। थर्ड कंडीशन, आनुग्रहिक किंतु शुल्क लेने की भावना से किया गया कार्य, सेक्शन 70 प्लस क्वांटम मेरिट। अटेंशन करिएगा, क्वांटम मेरिट के साथ हम इस सेक्शंस को क्लियर कर रहे हैं। अनुग्रहिक किंतु शुल्क लेने की भावना से किया गया कार्य। कभी कभी ऑब्लिगेटरी पार्ट में कुछ काम किए जाते हैं, लेकिन वहाँ उस पर्सन का ये कतई मानस नहीं है कि मैं इसके लिए कोई पैसा ना लूँ, कोई एक्सपेंसेस जो हुआ है, खर्च हुआ है वो ना लूँ। वो चाहता है कि मैंने जो काम किया है या मैंने जो वस्तु परिदत्त की है मुझे उसका पूरा ही मेहनत आना, मुझे उसका पूरा ही एक्सपेंसेस मिल जाए। अगर सामने वाला व्यक्ति उसे उस वस्तु का या उस कार्य का पैसा न चुकाए तो वो सीधे सीधे अकॉर्डिंग सेक्शन 70 क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में जुडिशरी में सूट फाइल करके अपना धन वसूल करने का हकदार होगा। अब आइए क्वांटम मेरिट पे बात कर दें। क्वांटम मेरिट अर्थात यथानुपात पारिश्रमिक, उस अनुपात में पारिश्रमिक, उस रेशो में रिम्यूनरेशन जिस रेशो में किसी पर्सन ने कोई काम किया है। कभी कभी ये होता है कि जनरली हमने यही देखा है कभी कभी क्या कि मान लीजिए अगर दो पक्षकारों के बीच में कोई काम करने का करार है, कोई एग्रीमेंट है, तो ये माना जाता है कि दोनों ही पार्टीज अपने वचन को पूरा करेगी, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगी, और जब तक संविदा नहीं होती पूरी तरह से तो उसे कोई भी मेहनताना पारिश्रमिक रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन ये आ रही है कि एक पक्षकार अपने आप को संविदा के पालन से निर्योग्य बना लेता है, वो संविदा पालन करने से अपने आप को अयोग्य बना लेता है, तो दूसरा पक्षकार जिसने अनुपात में काम कर लिया, आधा काम कर लिया या आधे से कम काम किया है या आधे से ज़्यादा काम कर लिया, बेशक संविदा का पूरा काम नहीं हुआ, तो क्या जिस व्यक्ति ने काम किया है उसे उस अनुपात में पारिश्रमिक या मेहनताना नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए ए ने बी से एक किताब लिखने के लिए कहा। बी ने किताब लिखना शुरू किया और 200 पेज तक उसने अपने लेखन कार्य को किया और उसे बीच में सडनली मना कर दिया कि हमें अभी इस पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, आप अपना लेखन कार्य बंद कर दीजिए। अब ये कहाँ का न्याय हुआ?
कि आधे में आप अपने काम को बंद करवा रहे हो, तो उस पक्षकार ने जिसने आधा लेखन कार्य किया, जो लेखक है, जिसका काम ही लेखनी से अपने लेख के द्वारा ही चल रहा है, उसे अगर आधे में मना कर दिया जाता है, जो उसने 200 पेज लिखे हैं अपनी स्किल, अपनी कुशलता और अपने कौशल के आधार पर, तो क्या उसके कौशल का उसको मान्यता नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। 200 पेज तक उसने जो अपना लेखन कार्य किया है, जो उसने अपनी स्किल को शो किया है, उस अकॉर्डिंग उसे यथानुपात पारिश्रमिक क्वांटम मेरिट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बिहाफ पर ये क्वांटम मेरिट का सिद्धांत बना है कि किसी भी व्यक्ति को अन्यायिक तरीके से धनवान नहीं बनने दिया जाएगा और सामने वाले व्यक्ति के साथ कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। 4th कंडीशन, माल पड़ा पाने वाले का दायित्व, सेक्शन 71। अब देखिए, कभी कभी कुछ वस्तु रखी हुई मिल जाती है और जिसे किसी व्यक्ति ने उठाया या उसके घर कोई भूल गया, तो स्वाभाविक है कि वो उस व्यक्ति का हकदार, उस सामान का, उस वस्तु का हकदार नहीं है। और जिस ऑनर की, जिस स्वामी की, असली स्वामी की है, वो उसे लौटा दे, उसकी खोज करे और उस वस्तु को लौटा दे। और जब तक वो वस्तु उसके पास है, उसे उपनिहिति यानी बेली की तरह इस्तेमाल करें। अब देखिए, यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उपनिहिति। अब उपनिधान की संविधा में आपको हल्का सा परिचय देना चाहूँगी। उपनिहिति और उपनिधाता, बेली और बेलर, दो ऐसे पक्षकार हैं जो जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामान को सिर्फ निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग करने के लिए लेता है और जैसे ही उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, वो उस वस्तु का शुल्क चुकाकर उसके स्वामी को उसे लौटा देता है। जो उस वस्तु को ले रहा है वो है उपनिहिति और बेली, और जिससे उसने वस्तु ली है, जो उसका स्वामी है, वो उपनिधाता और बेलर होगा। तो यहाँ हम उपनिहिति की बात कर रहे हैं, बेली यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सामान रखा हुआ मिला, या तो वो उसके घर भूल गया या उसके ऑफिस में भूल गया या उसे कहीं और से वो सामान मिल गया, तो वो सिर्फ उसका उपनिहिति है, यानी वो उसे संभाल कर रखे और उसे लौटाने की कोशिश करे। अगर वो सामान को अपने सामान में मिक्स कर ले, उसे यूटिलाइज कर ले, तो ये कहीं भी न्यायिक नहीं होगा, ये जस्टिस में नहीं आएगा। और प्राकृतिक न्याय, अकॉर्डिंग नेचुरल जस्टिस, ये कहा गया है कि ऐसे सामान को उसे उसके स्वामी को लौटा देना होगा, अदरवाइज उसके एवज में जितना उसका शुल्क बनता है वो उसे लौटाना होगा, वो उसका दायित्वाधीन और लाइबल होगा। 5th कंडीशन, भूल या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय भुगतान, सेक्शन 72। देखिए, भूल यानी मिस्टेक और प्रपीड़न, प्रपीड़न शब्द आईपी से लिया हुआ है, जिसे हम कर्षण भी कहते हैं। हालांकि कर्षण शब्द जो आईपीसी में यूज़ हुआ है, वहाँ उस मायने में यहाँ हमने कर्षण को यूज़ नहीं किया, लेकिन इस शब्द को यहाँ यूज़ करने के पीछे सिर्फ एक ही प्रयोजन, लक्ष्य और उद्देश्य और मोटिव है कि कभी कभी एक पार्टी दूसरे पार्टी को भूल से कोई पेमेंट कर देती है, कोई सामान दे देती है, तो डेफिनेटली उस दूसरी पार्टी को उस सामान को लौटाना होगा, क्योंकि वो गलती से उसे दे दिया। वो ये नहीं कह सकता कि आपने मुझे दे दिया तो ये सामान अब मेरा हो गया और मैं आपको नहीं लौटाऊंगा। इसी प्रकार से कभी कभी प्रपीड़न के अधीन, किसी दबाव में आकर, किसी डर में कोई पेमेंट किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है जो उसका हकदार नहीं है, तो वहाँ पर भी ऐसे व्यक्ति से उस भुगतान को लिया जाएगा, उस पेमेंट को लिया जाएगा। तो ये जो आपने इन संविधाओं को देखा है कि ये इन सारी कंडीशंस में ऐसी संविधाएं बन जाया करती हैं जिनमें वेद संविधा के आवश्यक तत्वों का समावेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी परिस्थितिवश इन रचनात्मक संविधाओं का, इन अन्वयिक संविधाओं का निर्माण हो जाया करता है। और अकॉर्डिंग नेचुरल जस्टिस, इक्विटी, इन संविधाओं के लिए जिस